Good morning. Today is 2nd of Feb 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. तो आर्टिकल्स डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज तो देखिए सारे के सारे जो आर्टिकल्स हैं वो बजट 2017-18 से रिलेटेड है। ये आर्टिकल सभी आर्टिकल्स, तो ऑलमोस्ट सभी आर्टिकल्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक्स टाइम्स और लाइव मिंट के आर्टिकल्स भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि द हिंदू तो एक ही तरह के जो व्यू है वो प्रेजेंट करेगा। तो इसके लिए बजट को समझने के लिए इकोनॉमिक्स टाइम्स और लाइव मिंट के आर्टिकल्स को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बजट को डिस्कस करने से पहले आपको दो तीन चीज़ें डिस्कस करनी होंगी। देखिए, बजट में एक होलिस्टिकली किसी सेक्टर स्पेसिफिक डिस्कशन नहीं की गई है। ऐसा नहीं है कि ये पूरा आर्टिकल रेलवे पे फोकस्ड है या फिर पूरा आर्टिकल ये कैपिटल एक्सपेंडिचर पे फोकस्ड है। पूरे आर्टिकल में एक एक पॉइंट पे टिप्पणी की गई है। कैपिटल एक्सपेंडिचर पे टिप्पणी की गई है, फिर फार्मर्स पे, रूरल पे, इस पे। तो इस तरह क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन ये जो आर्टिकल्स हैं इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फोल्डर पॉइंट मिलेगा हमें बहुत सारा अपने मेंस के आंसर्स में लिखने के लिए। तो जानते हैं कैसे। स्टार्ट करते हैं पहले आर्टिकल से। द हिंदू का ये आर्टिकल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, माहौल कैसा था बजट के आने से पहले। माहौल ऐसा था, नोटबंदी लाई गई थी। इवन सीएसओ के जो आंकड़े आए थे उसमें साफ साफ ये पता लगा था कि हमारी जो ग्रोथ रेट है वो एक तरह से लैग करने वाली है और स्लो डाउन करने वाली है। तो काफ़ी जिम्मेदारी थी फाइनेंस मिनिस्टर पर कि ऐसी चीज़ें करे वो इस बजट में, ताकि जो हमारी इकोनॉमी है फिर से ट्रैक पे आए और नोटबंदी का जो इफेक्ट है वो आप कैसे नलीफाई हो जाए। और इस तरह से इस बजट में जो गवर्नमेंट का मेन मकसद था नोटबंदी का, कि ब्लैक मनी को कर्ब करना, इस बजट में काफ़ी सारे ऐसे स्टेप्स उठाए गए हैं कि ब्लैक मनी को कर्ब करेगा जड़ से ही काफ़ी आने वाले समय में। तो और जो एक तरह से देखिए, आम बजट हमारे इंडिया में कैसे होते थे पहले, एक ब्लेटेंट पॉपुलिज्म होता था। पॉपुलिज्म मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम्स चला दी, ऐसी स्कीम्स जो आने वाले टाइम में भी एक लायबिलिटी होगी। देखिए, सिंपल फैक्ट बताता हूँ, प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ। गवर्नमेंट क्या करती थी हमारे आम तौर पे, आजकल फिर भी ठीक होने लगा है, कई बार हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे नहीं दुनिया भर की डेमोक्रेसीज में मान लीजिए, तो लोकतंत्र का एक तरह से ड्रॉबैक है। 5 साल तक सत्ता में रहते हैं ये गवर्नमेंट। तो ये इलेक्स जो सत्ता में बने रहने के लिए इनको पता है हमें तो सिर्फ 5 साल राज करना है। तो जब भी इनके 2-3 साल बाकी होते हैं ना, ये कुछ स्कीम चला देते हैं, सब सब्सिडी दे दी जैसे। लेकिन ये सब्सिडी आने वाले कितने सालों तक चलती रहती है। एक आज तक आप बता दीजिए जो सब्सिडी गवर्नमेंट ने चलाई और जिसे बंद कर दिया हो। चलाना आसान है, सब्सिडी बंद करना बहुत मुश्किल है। यही तो पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे में था। चक्रव्यूह में फंस जाते हैं हम, क्योंकि एक बार जो स्कीम चल जाती है वो बंद नहीं होती, चाहे बाद में वो लीक हो रही हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, क्योंकि कौन गवर्नमेंट है जो बंद करेगी और अपने वोट खोएगी। तो ये एक तरह से इस बजट में ना पॉपुलिज्म नहीं देखने को मिला, कुछ ऐसी स्कीम्स नहीं चलाई जिससे नुकसान होता है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने नए साल के मौके पर काफ़ी सारी स्कीम्स चलाई थी, तो फाइनेंस मिनिस्टर के पास उन्होंने भी अभी इसलिए रिफ्रेन किया है, उन्होंने सिर्फ रैशनलाइज स्कीम चलाई हैं। जैसे कि अब आती है, शुरुआत होती है कैसे। देखिए, एसएमई है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। अब देखिए, इनफॉर्मल नोटबंदी के बाद में जो इनफॉर्मल सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, उसमें काफ़ी सारी उनकी जॉब्स लॉस हुआ ऐसा कहा जा रहा था। तो वहाँ पे जॉब क्रिएशन हो, इसके लिए सरकार ने क्या किया इस बजट में, उनके लिए टैक्स रेट घटा दिया, 30% से घटा के 25% कर दिया। यानी वो पहले 30% टैक्स देते थे तो 25% करेंगे। तो टैक्स घटाने का साफ साफ फायदा यही है, उनकी ज़्यादा बचत होगी तो ज़्यादा अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे, बिजनेस एक्सपेंड करेंगे तो जॉब्स ज़्यादा बनेगी। तो इस सेक्टर में जॉब ज़्यादा होंगी, तो जो इनफॉर्मल सेक्टर है जॉब लॉस उसमें नहीं होगा, जो नोटबंदी के बाद में सबसे ज़्यादा कहा जा रहा था। और दूसरा इसके बाद में आता है कि देखिए, और जो एक टैक्स स्लैब है उसको भी कम कर दिया। यहाँ पे देख लीजिए, टैक्स स्लैब होती है ऐसे, मतलब जिनकी एनुअल इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है, उनको पहले 10% टैक्स देना पड़ता था, फिर 5 से 10 के बीच में 20%, 10 से आगे देना पड़ता था 30%। ऐसे टैक्स स्लैब होती है एनुअल इनकम के हिसाब से। अब देखिए, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में जो स्लैब थी, पहले ये 10% टैक्स देते थे, अब सरकार ने इसको घटा के 5% कर दिया। अब इस पर भी अलग अलग तरह की टिप्पणियां निकल कर आ रही हैं। ऑलमोस्ट सभी लोग कह रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन इसके अब यहाँ से सरकार को जो नुकसान होगा, अब 10% कर दिया, 10% से घटाकर 5% कर दिया, सरकार को तो नुकसान होगा ना। कहते हैं 12,500 करोड़ का नुकसान होगा। तो सरकार इसको कहाँ से फिल करेगी। सरकार ने क्या चालाकी खेली, 50 करोड़ से लेके 100 करोड़ के बीच में जिसकी सैलरी है उनके बीच में जो टैक्स होता है उस पर सरचार्ज बढ़ा दिया। सरचार्ज आपको पता है टैक्स ऑन द टैक्स होता है। मान लीजिए 50 से 100 करोड़ के बीच में 30% टैक्स वो पहले देते थे, तो 30% टैक्स देते थे जिसकी तनख्वाह मान लीजिए 50 लाख है या फिर 60 लाख मान लीजिए। तो उसी हिसाब से आप कैलकुलेशन करोगे तो इतना टैक्स आएगा। फिर इस टैक्स पे 10% जो सरचार्ज है वो एक्स्ट्रा गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है। तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने की जरूरत नहीं है, सिंपली ये याद रखिएगा, जो सरचार्ज है वो बढ़ा दिया 50 से 100 करोड़ के बीच, 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में जो जिनकी इनकम है।
और इस एमएसएमईज की इस जो टैक्स गवर्नमेंट ने कम किया है इनके लिए 25-30 से घटा के 25% किया है, एक कंडीशन भी है, इनका टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 50 करोड़ से ऊपर टर्नओवर इनका नहीं होना चाहिए। तो आगे चलते हैं, आगे देखिए एक तरह का रीडिस्ट्रीब्यूटिव एलिमेंट है। रीडिस्ट्रीब्यूटिव एलिमेंट जैसे मैंने अभी कहा, जिनकी इनकम 50 लाख से 1 करोड़ रुपए है, इन पे टैक्स बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने, यानी अमीर लोगों पे बढ़ा दिया, और जो मिडिल क्लास है जिनकी जो 2.5 लाख से जिनकी एनुअल सैलरी 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में आती है उनके लिए कम कर दिया। तो रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया, अमीर लोगों से लिया और गरीब लोगों को फायदा कर दिया। आगे क्या है, अब उसके बाद में आता है कि देखिए और काफ़ी सारे कदम उठाए गए हैं नोटबंदी के बाद में। जैसे कि गवर्नमेंट कहती है कि नोटबंदी के बाद में हमें फ़ायदा हुआ है और इनकम ट्रांसफ़र हो गई है, जो लोग टैक्स चोरी करते थे उनसे हमारे गवर्नमेंट के पास में। तो अभी एग्जांपल भी देते हैं कि जो लोग एडवांस में इनकम टैक्स भरते हैं, 3 क्वार्टर्स का इनकम टैक्स अभी एडवांस में भरा जा चुका है, और उसमें अभी तक 34% का उछाल देखने को मिल रहा है। यानी जो लोग भरते हैं, देखिए कुछ लोग पहले भर देते हैं ना इनकम टैक्स, वैसे तो मार्च में भरते हैं, मार्च के आखिर में भर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग पहले से एडवांस फाइल कर देते हैं। तो इस साल का भरा जा चुका है, तो उसमें से 34% तो ऑलरेडी उछाल देखने को मिल रहा है नोटबंदी की वजह से। उसके बाद में और भी काफ़ी सारे स्टेप्स लिए गए हैं, जैसे 3 लाख से ऊपर की जो ट्रांजेक्शन्स है वो कैश में नहीं की जा सकती। तो एक गवर्नमेंट ने बार लगा दिया है कैश की ट्रांजेक्शन्स में, ताकि डिजिटल जो है उसको बढ़ावा दिया जा सके, डिजिटल रेवोल्यूशन लाई जा सके। उसके बाद में बिजनेस पे भी 10,000 से ऊपर की जो ट्रांजैक्शंस है बिजनेसमैन जो हैं वो डिजिटली करेंगे। और एक तरह से नॉन कैश पेमेंट्स हैं और कैश पेमेंट्स इनको रेशनलाइज किया जा रहा है। देखिए कैश पेमेंट्स पे पहले नॉन जो डिजिटल पेमेंट्स होती थी उन पर काफ़ी टैक्स लगता था और महंगी पड़ती थी वो। तो गवर्नमेंट ने इस बजट में काफ़ी सारे ऐसे स्टेप्स लिए हैं कि जो एक तरह से फाइन बैलेंस होगा और डिजिटल ट्रांजेक्शन्स हैं उनको बढ़ावा मिलेगा और वो महंगी नहीं पड़ेंगी जो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स हैं। अफोर्डेबल जो हाउसिंग है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दे दिया गया है। अफोर्डेबल हाउसेज यानी जो सस्ते घर होते हैं, इसका फ़ायदा क्या होगा इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने का? इसका फ़ायदा ये होगा कि जो अब ये जिसे LIG फ्लैट्स, MIG फ्लैट्स, ये कई तरह के फ्लैट्स होते हैं, ये अब ना ये लोन ले सकेंगे हमारी इंडियन मार्केट से, यानी या फिर इंश्योरेंस कंपनी से या फिर पेंशंस जो कंपनीज होती है उनसे, तो आसानी से ये लोन ले सकेंगे। इनको अफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिलने का फ़ायदा ये होगा। यहाँ पे तो नहीं दे रखा, वैसे नेट पे सर्च किया था। टैक्स ट्रीटमेंट देंगे अब इंसेंटिव बिल्डर्स को, यानी जो नहीं, इसका कहने का मतलब ये है कि जो बिल्डर्स हैं उनको भी काफ़ी तरह के इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, ताकि ये भी ज़्यादा से ज़्यादा घर बनाएं। और लोगों को जिसको जैसे बड़े शहरों में जैसे कि मुंबई, दिल्ली में काफ़ी हाउसेस की काफ़ी दिक्कत आती है, इसीलिए वो स्लम्स वगैरह क्रिएट होते हैं। तो बिल्डर्स को इंसेंटिवाइज करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे और घर मिलेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो एलोकेशन है वो भी बढ़ा दिया मनरेगा के लिए, इरीगेशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इवन जो मनरेगा के लिए एलोकेशन है वो हाईएस्ट है, 48,000 करोड़। मतलब अभी तक का जब से ये स्कीम स्टार्ट हुई है इतना एलोकेशन कभी नहीं रहा। और उसके बाद में इनडायरेक्ट टैक्स के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करी है, क्योंकि आपको पता है GST आने वाला है, GST स्पेशली इनडायरेक्ट टैक्स के लिए है, तो गवर्नमेंट ने इसमें कुछ नहीं किया। अब एक और जो एक हाई लेवल कमेटी गठित की गई थी FRBM एक्ट के लिए, और आपको उसको नाम बताना है कि FRBM एक्ट के लिए जो कमेटी गठित की गई थी उसका नाम है क्या। और ये देखिए अब इस कमेटी ने कहा, FRBM एक्ट के लिए जो कमेटी गठित की गई थी, कि आप चाहो तो फिलहाल की सिचुएशन ऐसी है कि नोटबंदी हुई है, तो आप अपने फिस्कल जो डेफिसिट है चाहे तो उस टारगेट को बढ़ावा दे सकते हो। जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। सरकार ने कहा था कि हम फिस्कल डेफिसिट इस साल में रखेंगे 3% पर, और ये अगर 3% ले आते तो इसलिए हमारे FRBM का जो एक्ट है वो कंडीशन को भी फुलफिल हो जाती। जब आया था FRBM एक्ट का जो ये आया था, फिस्कल मैनेजमेंट का जो एक्ट आया था 2003 में, तब यह कहा गया था कि जो फिस्कल डेफिसिट है उसको 3% रखना है, रेवेन्यू डेफिसिट को 0% रखना है। हालांकि 2008 में रिसेशन आया तब ये टारगेट ऊपर नीचे हो गए। तो अब सरकार ने कहा था कि इस साल 2017-18 में फिस्कल डेफिसिट को रखना है 3%, लेकिन रखा कितना सरकार ने? 3% ना रख के 3.2% रखा। अब FRBM एक्ट वालों ने जो कमेटी अभी हाल फिलहाल में गठित की गई थी पिछले साल, ताकि इस FRBM एक्ट में अमेंडमेंट लाइज के और सिचुएशन के हिसाब से चेंज लाया जा सके, तो उन्होंने कहा था कि देखिए आप चाहो तो कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, सिचुएशन थोड़ी सीरियस है, नोटबंदी के बाद में पैसों की कमी है, तो ज़्यादा जरूरत है गवर्नमेंट को ज़्यादा खर्चा करे और आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ा ले। फिस्कल डेफिसिट तो आपको पता होगा ना, फिस्कल डेफिसिट का मतलब ये होता है कि देखिए सरकार के पास में 2 होते हैं सरकार के पास में, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यहाँ पे देख लीजिए, एक सेकेंड मैं आपको वो पेज दिखाता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, फिस्कल डेफिसिट आपको समझ में आ जाएगा। सरकार देखिए खर्चा करती है काफ़ी ज़्यादा,
दो तरह के खर्चे होते हैं सरकार के, एक होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंस क्या है, इसको जानना आपको बहुत जरूरी है। सबसे बेसिक टर्म है ये पूरे बजट की। ये कहते हैं कि देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है कि किसी तरह के आपने परमानेंट एसेट जहां बनाई है, मतलब ऐसा खर्चा जहां, मान लीजिए आप देखिए इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं हम। अब देखिए दो तरह के खर्चे होते हैं। एक तो मान लीजिए कोई पार्टी कर लिया आपने, सिंपली पार्टी कर ली तो खर्चा है, कुछ मना तो नहीं ना, आपने जैसे दारू पी लिए या फिर सिंपली एक एग्जांपल। एक तो पैसों का यूज करना, आप रात को ड्रिंक कर गए, शराब पी गए तो सुबह उतर गई, खत्म हो गया सब कुछ। एक है कि आप पैसों का यूज कर रहे हो बिजनेस इस्टेब्लिश करने के लिए, तो बिजनेस इस्टेब्लिश कर रहे हो, पैसा तो लग रहा है लेकिन आने वाले टाइम में उसका आएगा तो सही ना, उसके रिटर्न्स तो आएंगे और पैसे से पैसा बनेगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, सिंपली एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिएगा, शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर, मतलब एक साल के अंदर अंदर में जैसे पेंशन वगैरह दे दी, एम्प्लॉयज़ की सैलरी दे दी, तो ये सब पैसा, इससे गवर्नमेंट को कोई रिटर्न्स नहीं आता, ये मजबूरी है, देना ही देना है, कोई फायदा नहीं होता। कैपिटल एक्सपेंडिचर ये होता है कि जैसे मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा दिया, किसी को लोन दे दिया तो उसके इंटरेस्ट आते रहेंगे। एक ऐसा एक्सपेंडिचर जो एक साल से ज़्यादा टाइम के लिए है और इस पे गवर्नमेंट को फायदा होगा और इससे रिटर्न्स आएंगे बाद में। तो ये फर्क है कैपिटल एक्सपेंडिचर में और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, समझ गए? बस एक एग्जांपल याद रखना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब आपने शराब का सेवन किया और सुबह उतर गई, मतलब खत्म है, पैसों का खराब हो गया, नष्ट हो गए पैसे। कैपिटल एक्सपेंडिचर के पैसे काम आएंगे बाद में, कोई बिजनेस लगाया हमने, मान लीजिए फोटोस्टेट की दुकान लगा ली यहाँ पे यूपीएससी में, राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर में, तो उस पैसे तो बनेंगे ना, बच्चे तो फोटोस्टेट करवाएंगे ही। तो यहाँ पे देखिए अब एफआरबीएम एक्ट पे दोबारा से आते हैं। 3% सरकार ने पहले कहा था लेकिन 3% नहीं रखा, 3.2% रखा है। अब इस पे भी सभी जो जानकार हैं वो अलग अलग बातें कह रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं सरकार के पास में अच्छा मौका था, 3% रख देना चाहिए था, लेकिन कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि 3.2% रखा है सही है बिल्कुल, क्योंकि थोड़ा बहुत पैसा ज़्यादा खर्चा हो रहा है लेकिन जरूरत है ज़्यादा खर्चा करने की। क्यों? क्योंकि देखिए नोटबंदी के बाद में मार्केट में पैसा नहीं है, अगर सरकार नहीं खर्च करेगी तो और कौन खर्च करेगा? सरकार को खर्च करना चाहिए, क्योंकि सरकार खर्च करेगी तो लोगों के पास में ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा पैसा आएगा तो लोग, डिमांड फिर से बढ़ेगी, डिमांड फिर से बढ़ेगी तो इकोनॉमी हमारी ट्रैक पे आएगी, तो वो सारा जो साइकिल है वो चलेगा। और कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि आसानी से अच्छा मौका था, अगर 2% यानी 0.2% फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट ने बढ़ाया भी है तो भी देखिए होगा, कुछ नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारा पैसा अभी फ़ायदा होने वाला है नोटबंदी के बाद गवर्नमेंट को। कैसे? एक तो देखिए कुछ लोग जो 15.86 लाख करोड़ जो सर्कुलेशन में थे, कुछ लोगों ने तो जमा नहीं कराया, वो गवर्नमेंट का हो गया वो पैसा। और भी देखिए सरकार ने गरीब कल्याण जो योजना बनाई थी, तो वो भी अब सरकार को उससे भी फायदा होगा। तो सरकार के पास में अभी पैसा है खर्चा करने के लिए, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, 3.2% हो गया तो। और एक बात जो यहाँ पे वो बतानी थी, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो हमने डिस्कस कर लिया। अब होता है ये फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट ये होता है कि देखिए अब जो खर्चा आया, मान लीजिए जो एक्सपेंडिचर किया और जो इनकम आई, एक्सपेंडिचर माइनस में इनकम, और इसमें कुछ पैसे ऐसे बचेंगे। हर बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट जो होता है ना, खर्चा ज़्यादा कर देती है, दोनों को मिला के एक्सपेंडिचर, दोनों कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और ये इनकम होती है वो भी दोनों तरह की, जो इनकम, कैपिटल इनकम और रेवेन्यू इनकम। अब दोनों को सरकार क्या करती है, खर्चा ज़्यादा कर देती है, लेकिन सरकार की जो आमदनी है कम है, यानी खर्चा ज़्यादा और जो है आमदनी काफ़ी कम है, इसलिए डेफिसिट हो जाता है सरकार का। तो डेफिसिट एक तरह की जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है उनके लिए बिल्कुल सही है। क्यों? मतलब थोड़े लेवल तक सही है, अगर देखिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट हो रहा है उससे। अगर देखिए वही पैसा अगर सब्सिडी देने में लगाते हो, यानी दारू पीने में लगाते हो, तो फिर सही नहीं है, समझ गए? क्योंकि हमारी इकोनॉमी है काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है अभी, तो थोड़ा बहुत अगर हम उधारी लेके काम चला लेते हैं, सिंपली बात है। देखिए अब बिल्कुल इसको वैसे समझने की कोशिश कीजिएगा सिंपल बिजनेस से। अब किसी ने मान लीजिए जूस की फैक्ट्री लगाई है, जूस की रेडी लगाई है मान लीजिए, तो अगर देखिए वो उधार लेके उसका बिजनेस ग्रो कर रहा है, उधार लेके अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा है, तो क्या दिक्कत है ना? आने वाले टाइम में उसको पता है मेरा बिजनेस तो ग्रो कर ही रहा है, तो मैं उधार आसानी से चुका दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसा ही गवर्नमेंट के साथ में है। अब अगर गवर्नमेंट के पास में खर्चा ज़्यादा है और इनकम कम है, लेकिन गवर्नमेंट को पता है कि हमारी इनकम, हमारी जो इकोनॉमी है बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, कोई दिक्कत है नहीं, तो इससे क्या करेगी सरकार, थोड़ी बहुत उधार ले लेगी। सरकार को पता है बाद में आने वाले टाइम में आसानी से चुका देंगे, क्या दिक्कत है? सेम वही बात है। एक आर्टिकल हमने पहले डिस्कस किया था कि बोरोइंग करते हैं तो आने वाले जनरेशन के लिए फ़ायदा होता है, नुकसान होता है, ये हमने डिस्कस किया था, याद होगा आपको। उसके बाद में आता है कि देखिए नई स्कीम नहीं चलाई और रिफॉर्म्स ही हुए हैं आमतौर पे, और भी काफ़ी तरह के रिफॉर्म्स, जैसे कि इलेक्ट्रोल फंडिंग पे पहले 20,000 तक
20,000 से नीचे कोई भी अगर चंदा आता था पॉलिटिकल पार्टीज को तो उनका हिसाब नहीं देना पड़ता था पॉलिटिकल पार्टीज को। अब ये लिमिट घटाकर 2,000 कर दी गई है, यानी 2,000 से नीचे जो चंदा आएगा उसका हिसाब नहीं देना पड़ेगा, लेकिन 2,000 से ऊपर आपके पास में जो चंदा आएगा उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। लेकिन ये मीनिंगलेस है। मीनिंगलेस क्यों है? क्योंकि देखिए पॉलिटिकल पार्टीज तो यूं कहती है ना कि चंदा जो है वो 20,000 से, हमारे पास ज़्यादातर चंदा है वो 20,000 से नीचे आया है, यानी हमारे पास हिसाब नहीं है। अब पार्टीज कह देंगे हमारे पास ज़्यादातर चंदा आया है वो 2,000 से नीचे आया है, यानी अच्छा तो ये होता है कि आप कुछ लिमिट रख देते हैं कि इतने लोग जो हैं वो एनोनिमस चंदा दे सकते हैं, इससे ज़्यादा अगर लोग चंदा देंगे तो उसका नाम आपको बताना पड़ेगा, चाहे वो 2,000 दें, चाहे इससे ऊपर दें या फिर नीचे दें। एक गवर्नमेंट ने कहा है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स बना लाएंगे वो। अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो कंपनीज होती हैं वो चंदा देती हैं, लेकिन बाद में क्या करती हैं, बाद में उस चंदे पे क्या होता है, जो दूसरी पार्टी मान लीजिए सत्ता में आ लीजिए, मान लीजिए किसी बंदे ने बीजेपी को चंदा दिया और कांग्रेस बाद में सत्ता में आ गई, बीजेपी हार गई, तो कांग्रेस वाले उस पार्टी जो कंपनी से बदला लेने की सोचते हैं, तो उस चीज़ को दूर करने के लिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड ला रहे हैं। अब ज़्यादा क्लैरिटी तो तब आएगी जब ये डिक्लेयर होंगे। रेलवे के लिए हमने ऑलरेडी काफ़ी कुछ डिस्कस किया था। एक्सीडेंट से गुजर रही थी रेलवे, तो रेलवे सेफ्टी की आवश्यकता थी। 1,00,000 करोड़ का अभी इसमें सेफ्टी फंड रखा गया है, काकोडकर कमेटी ने ऐसा कहा था, ये भी हमने कल ही डिस्कस किए थे सारे रिफॉर्म्स। तो 1,00,000 करोड़ रुपए मिले हैं इनको रेलवे वालों को, तो काफ़ी ये रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। लेवल क्रॉसिंग लाएं और डब्बे इनके अच्छे करें ताकि एक्सीडेंट ना हो। ये हमने डिस्कस किया था कि LHB कोचेज़ होने चाहिए, तो LHB से एक्सीडेंट्स कम होते हैं। जर्मनी से इंपोर्ट करके हमारे देश में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हम, तो ये डब्बे बदलें, लेवल क्रॉसिंग लाएं, एंटी कोलिजन सिस्टम लाएं, और जो टैरिफ है यानी किराया है पैसेंजर्स का वो भी एक तरह से रेशनलाइज करने की आवश्यकता है। ये काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है, कॉस्ट कितनी आ रही है, सोशल ऑब्लिगेशंस, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं बढ़ा सकते पैसेंजर्स का किराया, क्योंकि सोशल ऑब्लिगेशंस हैं, गरीब कंट्री है आज भी हमारा देश, और दूसरे ट्रांसपोर्ट के साथ में आजकल इनका कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। यानी आप देख लीजिए जो किराया, मिनिमम किराया है वो तो काफ़ी कम है, लेकिन सेकंड टियर एसी, थर्ड टियर एसी, फर्स्ट टियर एसी जो किराया है वो तो आजकल जो एयर फ्लाइट्स हैं यानी जो प्लेन का किराया वो भी काफ़ी कम है, तो वहाँ से इनको कंपटीशन मिल रहा है जो फर्स्ट टियर एसी है उनको। तो आगे क्या आता है, आगे तो देखिए ये थोड़ा सा वे फॉरवर्ड है, उससे पहले हम ये स्लाइड डिस्कस करेंगे। मतलब तो ये कहता है कि देखिए अच्छा बजट था कुल मिला के, प्लान और नॉन प्लान को एक्सपेंडिचर को बंद कर दिया। प्लान और नॉन प्लान हमने डिस्कस किया था क्या होता है। प्लान और नॉन प्लान ये होता है कि सॉरी, नॉन प्लान तो मतलब ये होता है कि जैसे हम सब्सिडी है देनी ही देनी है, जो तनख्वाह है गवर्नमेंट को वो देनी देनी है। प्लान वो होता है कि नया प्लान करके कुछ बनाते थे, यानी नया स्कूल बनाया, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, प्लान पहले होता था ये, यानी एक्सपेंडिचर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता था। अब ये डिस्टिंक्शन बंद कर दी इस बजट से गवर्नमेंट ने। क्यों? क्योंकि इसका नुकसान ये होता था कि देखिए जो चीज़ें थी प्लान बजट में, यानी नया स्कूल बनाया वो तो आता था प्लान में, लेकिन इसका रिपेयरमेंट आता था वो नॉन प्लान में। तो सरकार का ज़्यादा ध्यान होता था, दिखाने के लिए भी हमने बहुत कुछ किया है प्लान एक्सपेंडिचर को बढ़ाना, लेकिन उसकी कोई रिपेयर नहीं करता था, क्योंकि रिपेयर तो आएगा नॉन प्लान में। और सरकार की टेंडेंसी ये होती थी कि नॉन प्लान में खर्चा कम से कम करें, क्योंकि इससे कुछ फायदा तो होता नहीं और ना जनता को दिखता है ये। तो इसका नुकसान ये होता था कि स्कूल बंद तो जाते थे, यानी प्रोजेक्ट्स बंद तो जाते थे, लेकिन उनकी मेंटेनेंस नहीं हो पाती थी। तो अब सरकार ने आउटकम पे फोकस किया इस बजट में कि दिखना चाहिए, जिस उद्देश्य से सरकार ने कोई स्कीम या प्रोजेक्ट लाया है वो उद्देश्य भी पूरा होना चाहिए। इस देखिए पूरे आर्टिकल्स में जितने भी है ना, आगे आपको यूं लगेगा कि हैप हैजर्ड है, क्योंकि हैप हैजर्ड तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सभी आर्टिकल्स में एक एक दो पॉइंट पे टिप्पणी की गई है। कुछ इनका क्लासिफिकेशन ढंग से नहीं किया गया कि एक सेक्टर पे फोकस करें उसके बाद एक सेक्टर पे, ऐसे नहीं है। ये आर्टिकल्स जो हैं वो बाद में आएंगे, ऐसे आर्टिकल्स जो एक एक सेक्टर पे फोकस करने वाले हैं। तो बात यही है कि अब सिर्फ एक बजट फुल बजट पास करना है जो बीजेपी गवर्नमेंट है इनको। तो अब ये सारे जो रिफॉर्म्स लाए गए हैं उनको ग्राउंड पे भी रियलाइज करने की आवश्यकता है। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर कई बार क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, SSC IBPS या जो स्टेट सर्विस जो एग्जाम्स हैं। पैसा आता कहाँ से है ये आपको पता होना चाहिए कि देखिए जो हमारे पास में जो जितना पैसा आता है उसका 19% है, यानी 1 रुपये में बांट के देखें तो 19 पैसे, 100% में मान के देखें तो 19%, वो आता है उधारी से, बोरोइंग से और दूसरी जगह से। उसके बाद में सबसे ज़्यादा, अगर कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा टैक्स कहाँ से आता है, तो कॉर्पोरेशन टैक्स से आता है सबसे ज़्यादा। उसके बाद में इनकम टैक्स, और उसके बाद में आता है हमारा ये एक्साइज ड्यूटी, और ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स हैं क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का ही बजट है। तो उसके बाद में आता है कि देखिए ये सर्विस टैक्स 10% और कस्टम 9%। तो आपको ऑर्डर याद होना चाहिए, सबसे ज़्यादा कॉर्पोरेशन टैक्स होता है, उसके बाद में इनकम टैक्स, उसके बाद में एक्साइज टैक्स, फिर सर्विस टैक्स, फिर कस्टम टैक्स, और बाद में तो सब याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़े थोड़े बस जो टैक्स है उनका ऑर्डर याद होना चाहिए। और इन्वेस्ट कहाँ, मतलब खर्चा कहाँ करते हैं सबसे ज़्यादा,
सबसे ज़्यादा खर्चा तो देखिए हम स्टेट्स को दे देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे संविधान के हिसाब से जो टैक्स गवर्नमेंट के पास में आते हैं स्टेट के साथ में डिवाइड करने पड़ते हैं। तो सबसे ज़्यादा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट के साथ में टैक्स को डिवीजन को लेके हो जाता है। उसके बाद में खर्चा होता है इंटरेस्ट पेमेंट्स को, जो पुराने टाइम में जो लोन लिए हुए हैं, जो कर्जा लिया हुआ है उसका उधारी चुकाने में, यानी उनकी पेमेंट्स भर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 18% तो वहीं पे खर्च हो जाता है। देखिए कितना, मतलब अच्छी बात नहीं है। इसीलिए किसान डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट है, ये काफ़ी सोच समझ के काम करती है, एक लेवल के बाद में ये बढ़ने नहीं देते ये। तो ये देख लीजिएगा। उसके बाद में सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स है उसमें और अदर एक्सपेंडिचर, तो ये थोड़ा ऑर्डर याद रखिएगा। अगला जो मेन आर्टिकल है उसमें कहते हैं कि देखिए शुरू में ये कहते हैं कि बजट काफ़ी लेक्चर है और जेटली ने 2-3 जो है बजट पेश किए, लेकिन ये बजट काफ़ी अच्छा है और रैशनल बजट है। तो उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले टाइम में भी ऐसा ही बजट आएंगे हमारे। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि गवर्नमेंट अपनी बड़ाई कर रही है। गवर्नमेंट ने 2-3 बातें कही कि क्रेडिट लिया गवर्नमेंट ने कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हम लाए हैं इस पूरे हमारी इकोनॉमी के अंदर में, जिस प्रकार से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का जो डेफिसिट है वो हमने कम कर दिया है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको पता होगा क्या होता है, ये टोटल वैल्यू ऑफ ट्रेड, मतलब जो भी पेमेंट हमारे देश से आती है या फिर जाती है, यानी कोई हमारे देश के अंदर में हमसे इंपोर्ट कर रहा है या फिर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इन सब का जो लेखा जोखा है उनको जमा प्लस माइनस करके जो रिजल्ट आता है, चाहे वो गुड्स हो या फिर सर्विसेज हो, वो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट ज़्यादा होता है तो हमारे देश के लिए खतरा है, क्योंकि आपको पता है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आए थे 1991 में, तो ये कम होना चाहिए। तो गवर्नमेंट कहती है कि हमने ये कम कर दिया है, गवर्नमेंट कहती है हमने महंगाई भी कम कर दी है। तो ये कहते हैं कि नहीं, ये दोनों चीज़ें तो बल्कि जो है ग्रोथ रेट को कम कर रही हैं और आप इन पे क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हो। फिर प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्राइट स्पॉट है इंडिया की इकोनॉमी। ये कहते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज हमने काफ़ी ज़्यादा कर दिया है। फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास जितना ज़्यादा हो, मतलब वैसे तो बहुत ज़्यादा भी अगर हो तो उसका नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन एक ठीक ठाक लेवल पे होना चाहिए। क्योंकि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट ज़्यादा हो जाए तो हम उसे, हमारे पास में जो फॉरेन रिजर्व पड़ा है ना, तो उससे भर देते हैं। यानी हम फिर अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट ज़्यादा है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारे 1991 में ये क्राइसिस आए थे, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आए थे, तब यूँ कहते हैं ना नॉर्मल लेमन टर्म्स में कि मनमोहन सिंह ने सोना रखा तब जाके हमें लोन मिला। वो सोना यहीं से तो लेते हैं, फॉरेन रिजर्व से। तो इसलिए हमारे पास अगर ये पैसे खत्म हो जाएं तो हमारे पास में फॉरेन रिजर्व्स काम आता है, लेकिन एक लेवल के बाद में नहीं ज़्यादा रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि पैसा की जरूरत है हमें हमारे देश को। वैसे तो हम लोन ले रहे हैं दूसरे देशों से, और वैसे इतने सारा रिजर्व्स हम बेफालतू में अगर हमारा पड़ा रहेगा तो फिर नुकसान हो जाएगा। लेकिन इसलिए ठीक ठाक लेवल पे होना चाहिए, ये ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद में आता है कि सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया कि नोटबंदी के बाद में जो एक तरह से अनसर्टेनिटी आई है उसको दूर किया जा सके। और काफ़ी सारे सरप्राइजेज हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया है सरकार ने 25%। कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ गए ना, कि मतलब रेवेन्यू होता था शराब पी के पैसा खराब करना, और कैपिटल एक्सपेंडिचर की इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करना। इससे लोगों के पास में पैसा ज़्यादा आएगा, क्योंकि नोटबंदी के बाद में पैसा लोगों के पास में कम है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे तो लोगों के पास में पैसा आएगा, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट होएगा तो इनडायरेक्टली लोगों को फायदा होगा, जॉब्स भी क्रिएट होंगी। अब सरकार ने 25% बढ़ाया है, तो उसके बाद में जो इसके अलावा जो एक और स्टेप, स्टेट्स को भी ज़्यादा पैसा देंगे गवर्नमेंट। तो ये दोनों स्टेप से काफ़ी फायदा होने वाला है। फेडरल रिलेशनशिप भी ठीक होगी, स्टेट्स को पैसे देंगे तो वो भी खुश होंगे, और कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो हमारी इकोनॉमी भी स्टूमुलेट होएगी। उसके बाद में लास्ट जो पिछले साल था कैपिटल एक्सपेंडिचर सिर्फ 4% था, और इस बार देखिए फिस्कल कंसोलिडेशन पे भी ध्यान दिया है, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि सिर्फ 3.2% है। इसलिए मैंने आपको बताया ना कि फिस्कल डेफिसिट पे अलग अलग जो थिंकर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, अलग अलग राय आगी। कोई कहेगा कि 3.2% भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और एक आगे थिंकर आएंगे, जो एक्सपर्ट आएंगे, वो यूँ बोलेंगे कि 3.2% भी नहीं रखना चाहिए था, इसको घटा के 3% ही रखना चाहिए था। तो ये अलग अलग व्यू है फिस्कल डेफिसिट पे। आगे आता है कि देखिए रूरल जो एरिया है उस पर काफ़ी फोकस किया गया इस पूरे बजट में, और यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है या फिर खर्चा एलोकेशन है वो 24% बढ़ा दिया गया है, और 1,87,223 करोड़ पे। और रूरल सैनिटेशन के लिए 18% बढ़ाया गया है। कर्सर कहाँ गया, गुम हो गया, ये रहा। जो रूरल सैनिटेशन पे उस पर 18% बढ़ाया गया है, और जो गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि 2018 तक 100% विद्युतीकरण, यानी हमारे पूरे देश में बिजली मिलेगी 2018 तक, ऐसा टारगेट है। इसका भी सबसे बड़ा फायदा जो है रूरल इलाकों को ही होगा। और ओपन डेफिकेशन फ्री विलेजेस को इंसेंटिव दिए गए हैं कि उनको आर्सेनिक और फ्लोराइड फ्री पाइप में पानी मिलेगा, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं ये पानी मिलेगा। क्योंकि देखिए आर्सेनिक और फ्लोराइड है ना, इससे काफ़ी तरह के जो है वाटर में कंटामिनेट होकर ये डिजीज़ पैदा करते हैं।
तो अगर इससे फ्री पाइप्स में गवर्नमेंट पानी दे रही है तो वहाँ के गवर्नमेंट्स को इंसेंटिवाइज मिलेगा, यानी इंसेंटिव मिलेगा कि वो ओपन डेफिकेशन रहें, पूरे गाँव को रखें। इसके अलावा इरिगेशन के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ किया है इस बजट में। नाबार्ड एक ऐसा फंड बनाया जिसको नाबार्ड ऑपरेट करेगा। एग्रीकल्चर जो है वो 4.1% से ग्रो करेगा इस बार, और गवर्नमेंट ने इस पर क्रेडिट लेना चाहा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट इस पर क्रेडिट नहीं ले सकती क्योंकि मानसून अच्छा रहा इस बार और ये फार्मर्स की रिजिलियंस है, इसलिए ये है जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट है 4.1% रहने वाली है। 50,000 ग्राम पंचायत को गवर्नमेंट गरीबी से बाहर निकालेगी। अब इस पे काफ़ी डाउट्स हैं। 50,000 ऐसा गवर्नमेंट ने कह तो दिया कि 50,000 ग्राम पंचायत को हम गरीबी से बाहर निकालेंगे, लेकिन कैसे बाहर निकालेंगे और क्या आइडिया है वो, अब इन सब चीज़ों पे भी क्लैरिटी नहीं आई है। चूज कैसे करेंगे इनको और क्या है। अब देखिए बहुत सारे इंडियंस ऐसे हैं कि जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं और जिनकी इनकम है, जो ये पूरे कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी एग्रीकल्चर जो कंट्रीब्यूट करता है पूरे हमारे इंडिया की इकोनॉमी में 20% से कम जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। बाकी 80% लोगों का क्या, 80% तो जैसे मैन्युफैक्चरिंग या फिर सर्विस सेक्टर है। तो इसलिए सरकार को मेक इन इंडिया तो सरकार का पहला नारा था, इस पर भी फोकस करना चाहिए था। और मोदी सत्ता में आते ही ग्लोबल सीईओ से मिलने गए, और मैन्युफैक्चरिंग जो ग्रोथ है वही सबसे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है, तो इस पर भी फोकस किए जाने की आवश्यकता है। अगला आर्टिकल आते हैं। शुरू में वही सारी बातें कि कंटेक्स्ट क्या था। कंटेक्स्ट ये था, आपको पता है ट्रम्प का प्रोटेक्शनिस्ट है, इन्वेस्टमेंट जो क्लाइमेट है काफ़ी पुअर है, बैलेंस शीट प्रॉब्लम आपको पता है, एनपीएस बढ़ते जा रहे हैं, नोटबंदी आई। सीएसओ ने कहा कि सीएसओ के आंकड़ों के हिसाब से जो हमारी इकोनॉमी है वो काफ़ी ढीली ढाली ग्रो करने वाली थी। ये सभी इस सभी सिचुएशन में बजट आया है अभी, तो पहले कंटेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं बजट का। उसके बाद में ये कहते हैं कि काफ़ी सारे रिफॉर्म्स भी आए इस बजट से। रिफॉर्म्स हमें पता है, फिर भी दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। 1 महीना बढ़ा पहले कर दिया, प्रीपोन कर दिया बजट, मर्जर हो गया रेलवे का बजट इसी के साथ में। प्लान और नॉन प्लान हमने अभी भी डिस्कस किया, ये भी हटा दिया। 3 पॉइंट तो ये आ सकता है, बजट का साफ साफ टॉपिक है हमारे, बजटरी रिफॉर्म्स क्या क्या हुए हैं हाल फिलहाल में, तो 3 पॉइंट हो गए ये। उसके बाद में ये एक और जो एक्सपेंडिचर कमेटी थी वो आई थी, उन्होंने भी अपनी तरह की रिकमेंडेशंस दी थी कि खर्चे को कम करना है, और भी काफ़ी रिफॉर्म्स हैं। तो आपको एक बात बताना है कि इनका चेयरमैन कौन है। एक जो एक्सपर्ट्स कमेटी आई थी एक्सपेंडिचर पे, उसका चेयरमैन कौन है आपको ये बताना है। 2 चेयरमैन आपको बताने हैं, एक एफआरबीएम का चेयरमैन और ये एक्सपर्ट्स कमेटी ऑन एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, दोनों के चेयरमैन आपको बताने हैं। तो आउटकम पे फोकस करने की बात कही, ये पॉइंट हमने पहले डिस्कस किया था। अब रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि द हिंदू का जो मेन एडिटोरियल था उसने ऑलमोस्ट सभी पॉइंट्स कवर किए, उसके बाद में एक और आर्टिकल हमने कवर कर लिया, तो अब रिपीटिशन काफ़ी ज़्यादा होएगी, देखना घूम फिर के वही बातें बोलने लगेंगे। उसके बाद में कहते हैं एफआरबीएम एक्ट का, जैसे हमने पॉइंट डिस्कस कर लिया बार बार कि अलग अलग एक्सपर्ट्स का अलग अलग व्यू है एफआरबीएम एक्ट पे, जो गवर्नमेंट ने 3.2% रखा है इस बार। और पीएम ने देखिए काफ़ी सारी जो घोषणाएं की थी, स्कीम्स लाई थी नए साल के मौके पे, तो इसलिए इस बार जो इन्होंने ज़्यादा नहीं चलाई, और यूनिवर्सल बेसिक इनकम की जो बात थी वो भी इन्होंने नहीं चलाई। अच्छा काम किया है, क्योंकि एक तरह से अभी हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि वो चलाई जाती। और वैसे जो सब्सिडीज़ को रेशनलाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी कम किया इस बजट में। सब्सिडीज़ कुल मिला के होती हैं 2.7 लाख करोड़ की, और ये हमारी जीडीपी का 1.6% हो जाती है, तो काफ़ी इनको रेशनलाइज करने की आवश्यकता है। सब्सिडीज से काफ़ी नुकसान होता है। और डिफेंस सेक्टर कहते हैं कि देखिए इतना खर्चा हमारा जितना डिफेंस सेक्टर में होता है ऑलमोस्ट उतना तो 2-3 तरह की सब्सिडीज हैं उतने उस पर हो जाता है, यानी डिफेंस सेक्टर पे जो खर्चा होता है 2.4 लाख करोड़ का। तो देख लीजिए कितना हम वेस्ट करते हैं सब्सिडीज़ पर। वेस्ट देखिए, सब्सिडीज देने की आवश्यकता तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, गरीब लोगों को सब्सिडी देने की आवश्यकता है, लेकिन वो रेशनलाइज होनी चाहिए। जैसे फर्टिलाइजर सब्सिडीज है, काफ़ी नुकसान भी होते हैं। अब फ्री बिजली आप दे दोगे तो लोग वेस्ट करना ज़्यादा स्टार्ट करेंगे ना, लोगों को पता है कि बिजली फ्री है तो ज़्यादा यूज करो, बल्ब जलता छोड़ देंगे, तो इससे नुकसान होता है। उसके बाद में आता है कि देखिए हाँ, इन्होंने जो आर्टिकल लिखा है ना, ये जिसका आर्टिकल हम अब डिस्कस कर रहे हैं, इन्होंने पता नहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या समझा। सभी आर्टिकल्स तो ये कह रहे हैं कि कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है वो सरकार ने 24-25% बढ़ा दिया है और जो हमारी इकोनॉमी है उसको स्टिमुलेट मिलेगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो एग्रीगेट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 1.8% बढ़ेगा, और इसलिए जो होप्स थी, काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी, उसको जो सरकार ने पूरा नहीं किया इस बजट में। तो पता नहीं है क्या समझ रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर से, ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बाकी सभी आर्टिकल्स तारीफ कर रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की। और काफ़ी सारी जैसे टैक्स रेट्स हैं गवर्नमेंट ने कम किए हैं 25%, आपको पता है जो एमएसएमई है वो हमने डिस्कस कर लिया। और उसके बाद में कॉर्पोरेट टैक्स गवर्नमेंट ने कम नहीं किया। सरकार ने जो पिछला बजट आया था 2015-16 का, इसमें प्रोमिस किया था अरुण जेटली जी ने कि जो कॉर्पोरेट टैक्स है उनको घटा के 30% से 25% हम कर देंगे,
लेकिन अभी तक उन्होंने टारगेट दिया था कि 2019 तक हम इसे 25% कर देंगे। लेकिन इस बजट में भी आपको पता है कि 2019 तो आने वाला है, सिर्फ 2 साल पड़े हैं, तो कुछ ऐसा कदम उठाया नहीं कि कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया जाए, तो वही चल रहा है। तो इस तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता थी। एमएसएमई पे आपने टैक्स कम किया, अच्छी बात है, इनफॉर्मल सेक्टर को जॉब्स मिलेगी, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स को भी कम करना चाहिए था। और जो टैक्स जो कई बार एग्जाम्पशंस मिलती है जैसे एरिया पे, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आंध्र प्रदेश या फिर हिली एरियाज या फिर कुछ नए एरियाज में कई बार गवर्नमेंट ना टैक्स एग्जाम्पशन दे देती है, जैसे सेज मान लीजिए। तो इनमें टैक्स एग्जाम्पशंस वो बात अलग है, पर्पस अच्छे हो बुरे हो वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हो, लेकिन अलग अलग एरिया में टैक्स एक्सपेंडिचर टैक्स एग्जाम्पशन देती है ना गवर्नमेंट। जैसे कि मान लीजिए आपको कम टैक्स देना है, अगर आपकी इंडस्ट्री आंध्र प्रदेश के अंदर है, क्योंकि आंध्र प्रदेश अब नया स्टेट बना है, तो आपको यहाँ पे टैक्स कम देना है। तो इस तरह के चीज़ों से ना जो टैक्स जो हमारा मैकेनिज्म या पूरा जो स्ट्रक्चर है टैक्स का काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाता है, कहीं टैक्स ज़्यादा कहीं कम, और इससे नुकसान भी होता है। टैक्स एक तो टैक्स फोरगोन हो जाता है, टैक्स फोरगोन का मतलब टैक्स लॉस हो गया ना, आप टैक्स कम दे रहे हो किसी पर्टिकुलर एरिया को, आप टैक्स यूं कह रहे हो कि आपको टैक्स कम देना है, तो इससे लॉस तो हो ही रहा है, गवर्नमेंट को कम टैक्स आ रहा है। वो सब बातें अलग हैं कि हाँ फ़ायदा भी तो होता है क्योंकि कोई पर्टिकुलर एरिया वहाँ पे ग्रोथ रेट ज़्यादा आएगी, जैसे आंध्र प्रदेश को जरूरत है अभी कम टैक्स की। अब उस सब डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं हम, यहाँ पे जो पॉइंट है वही डिस्कस कर रहे हैं कि अब सरकार ने क्या किया है। सरकार ने ये डिसीजन लिया, आपको कंटेक्स्ट मैंने बता दिया कि सरकार जो ये एरिया वाइज एग्जाम्पशंस मिलता है ना किसी पर्टिकुलर एरिया में, उसको सरकार अब खत्म कर देगी। और ऑलरेडी जिनको टैक्स एग्जाम्पशन मिला हुआ है 7 से 10 साल तक वो कंटिन्यू रहेगा और वो बंद हो जाएगा। तो एक तरह से यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर लाने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। उसके बाद में देखिए जो बजट है, अगला जो आर्टिकल ये स्टार्ट हो जाता है, हिंदू का ये आर्टिकल है। ये कहते हैं कि देखिए वही बात सेम घूम फिर के फिजिकल डेफिसिट के आ गई कि फिजिकल डेफिसिट है जो 3.2% रखा है और रेवेन्यू डेफिसिट सरकार ने रखा है 1.9%। ये आपको पता ही होगा रेवेन्यू डेफिसिट कौन सा होता है। रेवेन्यू डेफिसिट वही जो शॉर्ट टर्म वाला, वही जैसे शॉर्ट टर्म से पैसे कमाए। शॉर्ट टर्म से पैसे कैसे कमाए, एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा आपको। देखिए शॉर्ट टर्म से पैसे कमाए, मान लीजिए आपने ताश खेल ली आपने, तो क्या हुआ, और उससे जो कमाई हुई वो लगा दिया आपने शराब पीने में, तो ये शॉर्ट टर्म का पैसा था, शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर दिया, ये होता है रेवेन्यू डेफिसिट। गवर्नमेंट की टर्म्स में इसे समझें तो शॉर्ट टर्म से फायदा, जैसे हम योजना मैगजीन्स वगैरह खरीदते हैं तो उससे क्या होता है, उससे फायदा होता है सरकार को, या फिर जो PSUs हैं उनसे फायदा होता है, ये सब आते हैं रेवेन्यू में। और खर्चा कहाँ करती है, खर्चा लोगों की सैलरीज देने में। तो ये जो डेफिसिट होता है इसका सरकार ने रखा है 1.9%। और टारगेट्स कितने थे, टारगेट थे 3% और 1.8%। तो ये कहते हैं इतना तो थोड़ा बहुत चल जाएगा, क्यों, क्योंकि नोटबंदी के बाद में काफ़ी सारा फायदा हुआ है सरकार को। तो सेम बात जो हमने पहले डिस्कस करी थी, आगे रिपीटिशन होगा काफ़ी ज़्यादा। हाँ, एक नया पॉइंट यहाँ पे आता है मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स का। ये मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स होता क्या है, देखिए जो बड़ी कंपनीज होती है ना, इन पे काफ़ी टैक्स लगता है, लेकिन ये कंपनीज बड़ी चालाक होती हैं। ये क्या करती हैं, सरकार जो एग्जाम्पशंस देती है ना काफ़ी ज़्यादा, उनका फ़ायदा उठा के कुछ गुना भाग करके जमा प्लस करके ये क्या करते हैं, ऐसा दिखा देते हैं रिटर्न्स में कि हमें कोई हमारे पे टैक्स लायबिलिटी बनती ही नहीं, यानी अपनी चालाकी खेल के। तो सरकार ने कहा कि देखिए आप पे टैक्स बनता है, चाहे कुछ भी हो, मतलब चाहे कितनी एग्जाम्पशंस ले लें आप, लेकिन आपको मिनिमम टैक्स तो जरूर देना पड़ेगा, आप भाग नहीं सकते। ये सरकार ने पहले चलाया था, उस टैक्स को नाम दिया गया था मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। यानी जो कंपनीज की चालाकी को पकड़ने के लिए ये कंपनीज एग्जाम्पशंस का फायदा उठा के यूं कह देती थी कि हमें तो टैक्स भरना ही ना, हमारे पे तो टैक्स बनता ही नहीं क्योंकि हमने ये एग्जाम्पशंस ले ली, हमने ये एग्जाम्पशंस ले ली। तो उस चीज़ को पकड़ने के लिए सरकार ने टैक्स लगाया था मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। तो ये कहा जा रहा था कि इस पर भी कम किया जाए, लेकिन सरकार ने इसको नहीं छेड़ा, इसको उतना ही रखा है। लेकिन जो मैट क्रेडिट होता है इसको सरकार ने 15 साल कर दिया बढ़ा के, पहले ये 10 साल था। ये क्रेडिट क्या होता है, मैट क्रेडिट, ये होता है कि देखिए कि अब देखिए मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, यानी कोई कंपनी है मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स तो भर देती है ना, कि हाँ भाई ठीक है सरकार कह रही है तो हम भर देते हैं क्योंकि हमें तो यही काम करना है। मान लीजिए 18% ये है अब फिलहाल, और लेकिन बाद में टैक्स जब बनता है उन पर कम बनता है, तो अब इन्होंने कुछ ऐसा पैसा एक्सेस में दे दिया गवर्नमेंट को, तो जमा हो जाता है आगे जाके, यानी आगे अगले साल इनको कम देना पड़ेगा। इस चीज़ को कहते हैं क्रेडिट, मैट क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब पैसा, यानी पहले से गवर्नमेंट के पास में फालतू में आ चुका है। पहले ये देखिए आगे से आगे दे सकते थे, अब इस लिमिट को बढ़ा के 15 साल कर दिया कि 15 साल तक ये पैसा अपना कैरी कर सकते हैं सरकार के अकाउंट में। हाँ, उसके बाद में आता है कि बैंक्स पे कुछ नहीं किया। बैंक्स का जो NPS है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है, और जरूरत थी कि सरकार इनको पैसा दे, कुछ कैपिटल इन्फ्यूज़ करे बैंक्स के अंदर में, जो इनका NPS बढ़ रहा है और ये लोन दे पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। सरकार ने इनको सिर्फ 10,000 करोड़ दिए हैं। ये 10,000 करोड़ तो ऊँट के मुंह में जीरा है।
तो ऐसे तो हमारी नहीं इकोनॉमी ग्रो करेगी। अब ये लाइव मिंट का एक आर्टिकल है, लाइव मिंट का आर्टिकल है, जल्दी से इसे डिस्कस कर लेते हैं। ये कहते हैं कि अच्छा बजट था, डिजिटल ट्रांजैक्शंस को गवर्नमेंट ने बढ़ावा दिया है और नोटबंदी के बाद में जो गेन्स हुए हैं उनको भी काफ़ी भुनाया है गवर्नमेंट ने, पर्सनल इनकम टैक्स को कम किया है, सरचार्ज बढ़ा दिया है। सेम बात है, रिपीटिशन हो रही है बार बार, तो अच्छी चीज़ ये भी अच्छा बता रहे हैं। और प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है वो एक तरह से वीक रहने की संभावना थी, जिसको गवर्नमेंट ने भरने की कोशिश करी है कैपिटल एक्सपेंडिचर से। ये भी रिपीट है, देखिए रिपीट है, लेकिन कुछ पॉइंट्स अलग भी हैं। हम तो पूरा का पूरा कुछ भी नहीं छोड़ते हम डिस्कशन में, चाहे 2 मिनट फालतू लग जाए, लेकिन कुछ छूटना नहीं चाहिए, मेन बात यही है। फिर गवर्नमेंट ने अब और तरह के एफर्ट्स लगाए हैं कि जो पीएसयूज हैं अच्छा काम कर रही है उनको लिस्टिंग करवाया जाए। एग्जांपल के तौर पर देखिए आईआरसीटीसी की जो साइट है, काफ़ी रेवेन्यू यहाँ से आता है, तो इसको स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवा के क्यों ना इस चीज़ को यूटिलाइज किया जाए। और जो यहाँ पे देखिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट का पॉइंट यहाँ पे नया है, जिस प्रकार से फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड है, जो कि डिसीजन लेता था कि कौन सी तरह की जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, एफडीआई है, वो आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, उसको गवर्नमेंट ने हटा दिया है इस साल से बजट से। और ये कहते हैं कि काफ़ी देखिए जो है डिसअपॉइंटमेंट्स भी हाथ लगी। इनका कहना है कि स्मॉलर कंपनीज पे तो गवर्नमेंट ने हटा दिया, टैक्स कम कर दिया 30% से 25%, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स को नहीं हटाया। वही बात, सेम बात। और स्ट्रॉन्गर केस है, ये वही बात हमने डिस्कस कर लिया कि 3% फिस्कल डेफिसिट रहने वाला था। ये होता क्या है, रिपीट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि मैंने आप जो शुरू में आप आर्टिकल्स डिस्कस किए थे ना, ये सब बातें वहाँ मैंने आपको बता दी, ये वाली, जैसे ये प्रकार की कि गवर्नमेंट को इस एक्सपर्ट का व्यू कि 3% रखते तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन एक अच्छा फिस्कल जो रूल्स थे वो अच्छे से इंप्लीमेंट किए जा सकते थे। तो यही बात है, थोड़ा हैप हज़ार्ड है। देखिए एक जगह पे इकट्ठा नहीं है कि होलिस्टिकली इसको डिस्कस किया जा सके, लेकिन अब ये आर्टिकल्स इसी प्रकार से हैं। जो बढ़िया आर्टिकल्स जो आएंगे वो कल आएंगे, या फिर जो न्यूज़ होगी वो पर्टिकुलर सेक्टर पे फोकस होगी। तो ये फार्मर्स पे है, इसको भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। लाइव मिंट का ये आर्टिकल है, ये कहते हैं कि देखिए सरकार ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर फोकस करेंगे और एक बिल लाएंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे, सभी स्टेट्स को इस पे सर्कुलेट किया जाएगा। और मार्केटिंग जो रिफॉर्म्स है वो भी लेकर आएंगे, ताकि जो किसानों की जो इनकम है उसको बढ़ावा जा सके। सरकार ने पहले जो प्रोमिस किया था कि 5 सालों के अंदर में सरकार जो किसानों की जो इनकम है वो डबल करेंगे। तो और इससे इस बात का भी पता लगता है कि जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट है उसने भी कहा था कि जो अभी फिलहाल 58% जो लोग हैं खेती में लगे हुए हैं, घटा के 2022 तक हमें 38% लगाना है, यानी इन लोगों को, किसानों को दूसरे कामों में लगाना है। इसके अलावा सरकार एक ई नैम मार्केट भी लेके आई है। ये सब चीज़ें एक ही बात पर फोकस करती है कि किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए सरकार एक चीज़ पे फोकस करेगी, वो है कि मार्केट रूट से, यानी इन देखिए जो मार्केट होती है ना, जो कमोडिटी मार्केट जैसे स्टॉक मार्केट होती है, उसमें जो कमोडिटीज़ की जो है वो काफ़ी ट्रेडिंग होती है। और यहाँ पे अगर अच्छे से ज़्यादा दामों पे अगर ट्रेडिंग होगी तो किसानों को अपनी फसल का उचित दाम मिलेगा। तो क्योंकि आमतौर पे ये आरोप लगता है ना कि जो मिडिल मैन है वो सारे जो पैसे खा जाता है, जो बिचौलिए होते हैं ग्रेन मार्केट में, मंडी में, और किसानों को अपनी फसल के दाम नहीं मिल पाते, और कंज्यूमर्स को तो महंगी मिलती है लेकिन बिचौलिए खा जाते हैं बीच में। अब ये नेशनल मंडी टाइप की जो चीज़ें हैं, तो किसानों को अपनी फसल का उचित दाम मिलेगा, और मार्केट रूट से डबल करने की बात है, सब्सिडी से नहीं। 2 तरीके से किसानों को फायदा पहुंचाया जा सकता है ना, एक तो उनकी इनपुट्स है, यानी बीज सस्ते कर दो, ये सब चीज़ें सस्ती कर दो। गवर्नमेंट ये सब सस्ता नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि उनको अपनी फसल के रेट अच्छे मिले मार्केट रूट से। और उसके बाद में है कि एग्रीकल्चर जो ग्रोथ है 4.1% से जो है एक्सपेक्टेड है, वही सेम बात कि मानसून की वजह से है, गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर रही है। फिर कहते हैं कि एक जो लोन देने की बात है, गवर्नमेंट कहती है कि हमने 10 ट्रिलियन का लोन दिया किसानों को, और ये लोन देते हैं देखिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम से। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम्स ऐसी स्कीम होती है जिसमें किसानों को प्रोमिस किया जाता है कि आप अपना लोन टाइम पर दो तो हम आपके इंटरेस्ट रेट हैं वो कम कर देंगे। और इंटरेस्ट रेट बैंक तो कम करेंगे नहीं, तो सरकार कहती है कि आपके इंटरेस्ट रेट का कुछ हिस्सा हम दे देंगे बैंक्स को। इस तरह की स्कीम को कहते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। तो कहते हैं कि सरकार कह तो बहुत कुछ रही है, लेकिन जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है उसका फायदा उठाती हैं एग्री बिजनेस कंपनीज वाली। और ये आर्टिकल जिन्होंने लिखा, ये कहते हैं कि मैंने सरकार को पहले कहा था कि इन दोनों कैटेगरी को अलग अलग कर दो, किसानों के लिए अलग और एग्री बिजनेस कंपनीज के लिए अलग, लेकिन सरकार ने इनकी बात नहीं मानी, तो थोड़ा नाराज दिख रहे हैं ये। वे फॉरवर्ड में वही बात, सेम बात है, सरकार कहती है कि 5 सालों में डबल इनकम करेंगे, और लेकिन अभी तक तो देखिए जो एवरेज इनकम है इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से 20,000 एनुअल है, तो कैसे करोगे आप। तो टैक्स रिलीफ
मिडिल क्लास को तो काफ़ी दिए हैं सरकार ने, लेकिन किसानों के लिए कुछ करना चाहिए था। शांता कुमार कमेटी ने भी पहले कहा कि सिर्फ 6% जो किसान है वो एमएसपी का फ़ायदा उठाते हैं। अगर देखिए एमएसपी के तहत इनमें इनको सही दाम मिलता किसानों को, तो वे क्यों मांग करते कि जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है जिसमें यह कहा गया था कि किसानों को जितने पैसे लगते हैं इनपुट्स पर, उसका 50% बढ़ा के दिया जाए किसानों को। यानी अगर 1 लाख रुपए खर्चा आया फसल पे, तो सरकार को इनको देने चाहिए 1.5 लाख रुपए, ताकि 50% इनको फ़ायदा हो। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।